हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। भगवान करें आप लोग हमेशा खुश रहें। आप देश के आने वाले भविष्य और हमारे लिए भी आप भविष्य ही हैं। अच्छा सिलेक्शन आपका हो जाए, हमारा भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आज बेटा हम लोग सीखने वाले हैं बेटा पावर इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट में पावर। क्वेश्चन बेटा इससे जेई नीट में और जो भी आप लोग अच्छे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में 12th के बाद इंटर करना चाहते हैं, जहां से आपके लाइफ को एक नया मोड़ मिल सकता है, उस सारे एग्ज़ाम में बीएचयू में, जेएनयू में जो बीएससी के लिए एग्ज़ाम होते हैं बेटा, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसे ध्यान से पढ़िए, रिपीट कर करके देखिए। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है आप हमको कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो देखा जाए बेटा पावर इन एसी, तो टॉपिक हमारा है पावर इन एसी। एसी का मतलब वो एसी एयर कंडीशनर वाला नहीं। बहुत लोग एसी का नाम सुनते ही एसी एयर कंडीशनर वाला समझने लगते हैं। तो भैया अल्टरनेटिंग करंट, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है और हमने एक बैटरी लगाया है और बैटरी V पोटेंशियल दिया, रेजिस्टेंस R दिया, V की वैल्यू मान लीजिए 12 वोल्ट मैंने दे दिया, R = 2 ओम दे दिया। तो बेटा इसमें करंट कितना होगा? I = V/R 12/2 दैट इज 6 एम्पियर। पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा 12 × 6 72 वाट। बड़ा सिंपल सा है भाई पावर। तो डीसी के लिए पावर तो वास्तव में सिंपल है। पावर = डीसी में बेटा, डीसी में पावर निकालना बहुत आसान है। पावर के लिए सिंपल, वोल्टेज जो पोटेंशियल दिए हैं वो पोटेंशियल इनटू करंट अगर हम कर दें तो डीसी का पावर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन एसी में इतना आसान गेम है नहीं। एसी में क्या दिक्कत आने वाली है? एसी में समस्या ये आने वाली है कि अगर हम रजिस्टर लगा दिए, मान लीजिए ये आर, ठीक है, पोटेंशियल दे दिए यहाँ पर V = V0 sin ωt। अब भैया इनके अंदर जो करंट मिलेगा वो मिलेगा I = I0 sin ωt। दोनों आप देख रहे हैं ये भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है, पोटेंशियल भी और करंट भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है। जब दोनों टाइम के साथ बदल रहे हैं तो पावर भी टाइम के साथ बदल जाएगा, क्योंकि पावर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होना है कि नहीं? अच्छा, अगर हम इंडक्टर की बात कर लें, इंडक्टर लगा दें, एक एसी सोर्स लगा दें। अब भैया V = V0 sin ωt, हमने यहाँ पोटेंशियल दिया, करंट यहाँ पे मिल रहा I = I0 sin ωt -π/2। ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ प्रीवियस क्लास में, आप चाहें तो उसको प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री लैग कर जाता है, पीछे चला जाता है। फिर वही समस्या, अगर पावर निकालना हो तो ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट करेंगे पावर भी टाइम के साथ चेंज होगा। इसी तरह से अगर हम प्योर कैपेसिटर की बात कर लें और पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर दें, एसी सोर्स V = V0 sin ωt, आपको क्या मिलने वाला है? इस कैपेसिटर के अंदर जो करंट मिलेगा I = I0 sin ωt +π/2। लो भैया यहाँ पे करंट पोटेंशियल से आगे चला गया 90 डिग्री, लीड कर गया, लीड पोटेंशियल से कर गया 90 डिग्री। अब यहाँ भी पावर निकालना हो, दोनों टाइम के फंक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर निकलेगा। तो कुल मिला जुला के आपका जो यहाँ पावर निकालना था वो बहुत आसान था।
लेकिन यहाँ पावर निकालना थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है। अब अगर हमको पावर निकालना पड़ जाए यहाँ तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी के जगह पे वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भैया मैंने प्लस फाइव क्यों लिया, अब हम रजिस्टर लेंगे तो फाई की वैल्यू 0, इंडक्टर लेंगे फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, कैपेसिटर लेंगे फाई की वैल्यू प्लस पाई बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू फाई की आ रही है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ रही है। तो हमने एक जनरल वैल्यू ले लिया फाई, जो जहाँ जैसा आएगा वहाँ वैसा उसका वैल्यू रख दिया जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। लेकिन ये पावर जो मिलेगा बेटा ये इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर पोटेंशियल इंटू पर्टिकुलर टाइम पर करंट अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर्टिकुलर टाइम पर पावर मिल जाएगा। किसी टाइम पर पोटेंशियल जितना है उसी टाइम पर जितना करंट है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए पावर मिल जाएगा। तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हुआ कि नहीं भाई, उस समय पर पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछ दे उसके लिए ये आप अगर बता के चले आए तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन संयोग से ये पूछता नहीं है। अरे राम रे राम, इतना मेहनत से इसको सीखे ये पूछबे नहीं करता है तो पूछेगा का, तो पूछता है भैया एवरेज पावर। क्या पूछता है, एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए क्या करें, इसी पर बार लगा दें। एवरेज पावर निकालने का अगर हमने कहा, अगर ये बेटा इंस्टेंटेनियस पावर है तो एवरेज लिखने के कई तरीके हमने बताया। एक तो इनको इस डब्बे के अंदर भर दीजिए, इस डब्बे के अंदर कर दीजिए ये एवरेज का रिप्रेजेंटेशन, या तो इसी पीटी को आप इसके ऊपर बार लगा दीजिए तब भी हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज पावर। या तो आप शुद्ध जो है इसको एवरेज लिख ही दीजिए भैया तब भी सही है। तो समझ रहे हैं, तो इस तरह से एवरेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हमने क्या किया, हमने इस तरीके को यूज कर लिया एवरेज के लिए। तो हमें एवरेज पावर कितना मिल जाएगा, एवरेज पावर बेटा मिल जाएगा इसका बार, तो इस पे हमने लगा लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस पे भी मैंने इस तरह से लाइन खींच दिया, इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पे भी मैंने इस तरह से लाइन खींच दिया। सब बेटा एवरेज बनते चले जा रहे हैं, लाइन खींचा नहीं कि एवरेज बन गए। अब इनको अलग अलग कर लेता हूँ, वी नॉट का एवरेज मतलब इनका अलग एवरेज, साइन ओमेगा टी का एवरेज इंटू आई नॉट का एवरेज इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज, इसका एवरेज। अब ये पावर का एवरेज पावर। अब जगह कम पड़ रहा है, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलें भाई, ऊपर की तरफ लिखने की कोशिश किया जाए। अब एवरेज पावर हमको क्या मिला बताइए, एवरेज पावर मिला इज इक्वल टू वी नॉट मतलब भैया पीक वैल्यू वोल्टेज की, पोटेंशियल की पीक वैल्यू मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू वो हो गया मैक्सिमम, तो मतलब एक फिक्स वैल्यू का एवरेज बेटा वही वैल्यू रहती है जो वो कांस्टेंट वैल्यू है। अभी अगर हम पोटेंशियल इस तरह से ड्रा कर दें, ये कांस्टेंट है, तो एवरेज निकालोगे हर जगह वही वैल्यू आएगा ना। तो एवरेज वैल्यू कांस्टेंट का चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, वी नॉट और आई नॉट का एवरेज चेंज नहीं होना है, तो वी नॉट और आई नॉट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये हो गया वी नॉट, ये हो गया आई नॉट। साइन ओमेगा टी इंटू दिस, ये हो गया साइन ओमेगा टी और इंटू इनका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताइए,
साइन ए प्लस बी का फार्मूला कोई बता दे भाई। साइन ए प्लस बी बहुत आसान है यार, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो ई काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये इंटू कर दीजिए, इंटू कर दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए साइन ओमेगा टी कास फाई, साइन ओमेगा टी कास फाई, कास फाई इसका एवरेज प्लस प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई इसका एवरेज। अब ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए, एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताओ, वी नाट आई नाट, साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज और साइन ओमेगा टी का कास फाई में गुणा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कास फाई का एवरेज प्लस साइन ओमेगा टी का यहाँ पे गुणा करिए तो साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का गुणा हुआ कास साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी साइन फाई, साइन फाई। ठीक है, अब बताइए, अब भैया अच्छा ये आपका वी नाट आई नाट पूरे में मल्टीप्लाई था ना, ये पूरे में मल्टीप्लाई है, पूरे में मल्टीप्लाई है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए, ये पूरे में मल्टीप्लाई है भाई। चलिए अब इनका एवरेज लिखा जाए। एवरेज क्या आ जाएगा बताइए, अगर हम फुल साइकिल के लिए एवरेज लिखें बेटा, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना 1/2, कास स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2, साइन थीटा का एवरेज 0, कास थीटा का एवरेज 0। ये सब बातें आपको अलग से हमने प्रीवियस क्लास में बताया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज क्या हो जाएगा 1/2, तो वी नाट आई नाट और ये हो गया 1/2, कास फाई का एवरेज कास फाई। अब तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अभी तो कहे कास थीटा का एवरेज 0 होगा और यहाँ कास फाई को ये 0 कर ही नहीं रहे हैं, तो यार काहे 0 होगा भाई, फाई तो एक फिक्स वैल्यू है ना। अभी मैंने लिखा था इंडक्टर के लिए ओमेगा टी माइनस पाई/2, कैपेसिटर के लिए ओमेगा टी प्लस पाई/2, पाई/2 एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब कांस्टेंट वैल्यू हो गया तो कास थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू अगर है कास पाई/2 तो वो तो वैल्यू फिक्स हो गई। तो फिक्स वैल्यू का एवरेज कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए मैंने इसको 0 नहीं किया। अब ये तो डिपेंड करेगा फाई के वैल्यू पे, ये 0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा, ये तो फिक्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, प्लस साइन ओमेगा टी, ये देखो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0, इसका भी एवरेज 0, मतलब आगे ये वैल्यू आ गई 0। ये बेटा मिल गया वी नाट आई नाट बाई 2 इंटू कास फाई, ये एवरेज पावर मिला। अच्छा, क्या इसको हम लोग वी नाट बाई √2 इंटू आई नाट बाई √2 इंटू कास फाई लिख सकते हैं? बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब बेटा ये वी नाट बाई √2 और आई नाट बाई √2 ये है क्या, ये क्या है बताइए? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है?
जाने पहचाने से हो तुम, ये जाने पहचाने से लग रहे हैं ना। कभी कभी लोग कहते हैं हम आपको पहचान रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये बड़ा पुराना तरीका है लड़की पटाने का, तो ये भी जाने पहचाने से लग रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पटा नहीं रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो V0/√2 ये क्या हो जाएगा VRMS, I0/√2 क्या हो जाएगा IRMS। इसका मतलब ये भैया VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ये आ गया एवरेज पावर। ये क्या आ गया एवरेज पावर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो ये cos phi आया है, क्या आया है ये cos phi जो आया है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये है भैया पावर फैक्टर, ये है पावर फैक्टर। तो कई बार एग्जाम में स्पेशली इस बात की जिक्र होती है कि अलग अलग सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होगा। कई बार BHU BSc ने इसको पूछा था, पावर फैक्टर पे स्पेशली पावर फैक्टर इस सर्किट का कितना होगा। तो बेटा पावर फैक्टर ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट इसमें, ये तो पूरा एवरेज पावर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन पावर फैक्टर अलग से इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, पावर फैक्टर के बिना अगर हम लिख दें वैल्यू को, पावर फैक्टर के बिना लिख दें तो इसका एक नया नाम हो जाता है, एक नया नाम हो जाता है एपरेंट पावर। ये एवरेज न लिख के इसको हम लोग लिख सकते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर होता है VRMS इंटू IRMS। तो पावर फैक्टर भैया लगा के काम करेंगे तो एवरेज पावर एग्जैक्टली आने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई। हमने क्या किया, अगर DC था तो डायरेक्ट V और I का गुणा कर दिया, लेकिन अगर AC है तो भैया V और I का डायरेक्ट गुणा करके निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टाइम के साथ वैरी करते हैं। तो हमने दोनों को टाइम के साथ जो वैरी कर रहे थे वो इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया। V का V0 sin ओमेगा t और I का I0 sin ओमेगा t प्लस फाई इसलिए रखा क्योंकि रजिस्टर के लिए फाई की वैल्यू 0, कैपेसिटर के लिए फाई की वैल्यू +π/2, इंडक्टर के लिए फाई की वैल्यू -π/2। तो भैया अब कौन सा लग रखे, इससे बढ़िया मैंने क्या किया, एक जनरल वैल्यू फाई रख दिया। ठीक है, फाई की वैल्यू जो होगी जैसा सिचुएशन वैसा वैल्यू। अब हमने क्या किया, उस ऑब्जर्वेशन को लेकर के हम इसको पावर निकाले, फिर उसका एवरेज निकाले एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो हम लोगों को मिल गया VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर cos। अब हमारा काम है कि जो cos phi पावर फैक्टर है वो डिफरेंट सर्किट के लिए कितना आता है ये देखने का। तो देख लिया जाए पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट सर्किट, पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट सर्किट। तो बेटा एवरेज पावर नॉर्मली निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, RMS करंट, RMS वोल्टेज और पावर फैक्टर। अगर ये तीन चीज़ें मिल गई, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट RMS वैल्यू दे दिया तब तो सिंपल मल्टीप्लाई करके काम बन जाएगा। अब बेटा पावर फैक्टर तो नॉर्मली किसी भी सर्किट के लिए पावर फैक्टर हमारा जो होता है cos phi, ये सिंपल होता है R/Z, ये याद कर लीजिए। अब कुछ के लिए इसको देखता हूँ, जैसे डायरेक्ट फाई की वैल्यू पता है तब भी काम बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पहला सर्किट प्योर रजिस्टिव अगर ले लें, अगर हम पहला सर्किट प्योर रजिस्टिव ले लें, सिर्फ R हो AC सोर्स में, तो इसमें बेटा फाई क्या होता है आपको पता है, इसमें होता है फाई 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना होता है, अरे भाई इसके लिए फेज डिफरेंस V = V0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t। फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 होगा तो cos phi क्या होगा, cos phi क्या होगा 1। तो प्योर रजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर
पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव के लिए 1 होता है। अच्छा, सेकंड, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर बताइए भाई। प्योर इंडक्टिव आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? π/2। अगर cos फाई की वैल्यू cos π/2 रख देंगे 0। प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव के लिए बताइए फेज कितना, फेज डिफरेंस π/2, cos π/2 0। चौथा, आरसी सर्किट के लिए अगर हम आरसी या आरएल ले लें, आरएल ले लेते हैं, अगर आरएल सर्किट ले लें, आरएल सर्किट ले लें तो फेज कैसे पता चलेगा? आपको पता है बेटा, आरएल सर्किट के लिए V = V0 साइन ओमेगा टी, I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब यहाँ पर करंट वोल्टेज से क्या होता है? पीछे होता है। तो अगर हम रजिस्टर के लिए लिखें तो ये बेटा रजिस्टर वाला जिधर पोटेंशियल उधर रजिस्टर का करंट, और आपके इंडक्टर में, इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? करंट से 90 डिग्री आगे होगा। बताइए, करंट से 90 डिग्री आगे होगा। भाई करंट यहाँ है, वोल्टेज देखो, करंट 90 डिग्री पीछे मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे। तो इंडक्टर वाला बेटा जो वोल्टेज दिखेगा वो 90 डिग्री आगे दिखेगा करंट से। सिंपल सी बात बेटा, करंट 90 डिग्री पीछे, तो करंट अगर पीछे है तो वोल्टेज क्या है? उतना आगे है। करंट पीछे है तो वोल्टेज उतना आगे है। तो करंट अगर जिधर रजिस्टर वाला पोटेंशियल उधर करंट, और इंडक्टर वाला क्या करेगा? इंडक्टर वाला पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री आगे होगा। मैंने ये फिगर ड्रा कर लिया। अब बताइए VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL इज इक्वल टू I0 XL, और VR क्या हो जाएगा? I0 इंटू R। अब दोनों पे अगर हम एक्सिस की बात करें, I0 दोनों पे है, इनका कोई रोल नहीं रह जाएगा। XL और R के बीच में ग्राफ, तो XL और R के बीच में जो ग्राफ बनेगा, XL और R का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? √R² प्लस XL²। ये बेटा Z होता है, और ये अगर XL है तो इसको हम अगर पैरेलल शिफ्ट कर दें तो XL कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा XL। और ये आपका R है, ये इधर नीचे क्या है? R। ये थीटा, ये फाई है, तो फाई cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos फाई इज इक्वल टू ये आपका बेस अपान हाइपोटेनस। बेस समझिए भाई, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में कम आ रहा है? एक बार फिर से बनाते हैं। देखो, इंडक्टर के लिए इक्वेशन V = V0 साइन ओमेगा टी, करंट I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इंडक्टर के लिए लिख रहा हूं। अब आप देखिए, करंट अगर रजिस्टर वाले की बात करें तो रजिस्टेंस में जिधर पोटेंशियल उधर करंट, और इंडक्टर में क्या हो रहा है? पोटेंशियल से करंट 90 डिग्री पीछे, मतलब इंडक्टर वाला पोटेंशियल क्या होगा? 90 डिग्री आगे होगा, 90 डिग्री आगे होगा। अब VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I0 इंटू R। VL क्या हो जाएगा? I0 इंटू XL। I0 दोनों में है, इनका कोई रोल तो रह नहीं जाएगा डिफरेंस दिखाने में, XL और R का होगा। इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? इनका रिजल्टेंट हो जाएगा Z, और ये एंगल कितना होगा? फाई। ये अगर XL है तो ये सामने ये भी क्या हो जाएगा? XL, ये XL हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें cos फाई क्या मिल जाएगा? इसमें cos फाई मिल जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना बेटा? R बाई हाइपोटेनस कितना? Z, R/Z। ये बन जाएगा यहाँ का आपका एंगल फाई और पावर फैक्टर R/Z, R/Z। इसी तरह से पांचवें का चलते हैं। जब हमारा RC सर्किट हो जाए, RC सर्किट,
आर सी। अब बेटा अगर आर सी होगा तो बताओ इसी सेम तरीके से यहाँ पर इंडक्टर में -π/2 होता है और कैपेसिटर में +π/2। कैपेसिटर में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब कैपेसिटर वाला पोटेंशियल किधर भागेगा, कैपेसिटर वाला पोटेंशियल किधर भागेगा, ये देखो करंट से पोटेंशियल क्या हो जा रहा है 90 डिग्री पीछे। भाई करंट 90 डिग्री आगे मतलब पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे, तो कैपेसिटर वाला पोटेंशियल VC आप याद कर लीजिए, इंडक्टर वाला पोटेंशियल ऊपर, कैपेसिटर वाला नीचे। अब बेटा VC इक्वल टू क्या हो जाएगा I0 XC और इधर I0 R, I0 कैंसिल, XC और R के बीच में एक Z इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ये आ गया आपका R² प्लस XC²। अब बताइए अगर ये आपका फाई है तो ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये XC यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ये XC आ गया और कास फाई इक्वल टू बेस, बेस क्या है रेजिस्टेंस R, तो कास फाई इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस Z, R/Z। फिर से क्या आ गया आपका यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई एंड पावर फैक्टर R/Z। ये बेटा जो R/Z आया है वो वास्तव में दिख यहाँ दो जगह रहा, लेकिन ये है हर जगह, ये है हर जगह, यहाँ भी है R/Z, यहाँ भी है R/Z, यहाँ भी है R/Z। अब ये आप समझ लो, जैसे अगर हम यहाँ R/Z की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर सब में R, नीचे Z का मतलब इनका टोटल इम्पीडेंस, मतलब मिला करके जो रेजिस्टेंस आता है, यहाँ अकेले R है तो इम्पीडेंस भी R आएगा, तो यहाँ R/R वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे बात करते हैं R/Z, सॉरी यहाँ तो R है ही नहीं, Z का बात करेंगे तो इनका इम्पीडेंस XL, लेकिन R की बात करेंगे तो क्या यहाँ पे R है, नहीं है, नहीं है मतलब 0, R के जगह पे 0, ये वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से इसमें इनका इम्पीडेंस ये कैपेसिटर का XC, लेकिन क्या रेजिस्टेंस है यहाँ, नहीं, तो रेजिस्टेंस नहीं मतलब 0, यहाँ पर भी 0, इन दोनों में आप देख ही रहे। तो मतलब R/Z ये बेटा आपका पावर फैक्टर होता है हर जगह, हर जगह। बस प्योर वाले में सीधे सीधे वैल्यू आ जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मिक्स वाले में ये दिखता है। Z का मतलब इम्पीडेंस, जब दो रजिस्टर आ जाते हैं तो उनका मिक्सर जो रेजिस्टेंस होता है वो Z होता है। मैंने आपको बताया था XC ये भी रेजिस्टेंस है, XL भी रेजिस्टेंस है, R भी रेजिस्टेंस है, Z भी रेजिस्टेंस है। XC कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, XL इंडक्टर का रेजिस्टेंस, R सिंपल रेजिस्टेंस, Z 2 या 3 जब मिल जाए तब रेजिस्टेंस। जैसे अभी हम लोग LCR सर्किट पढ़ेंगे, उसमें तीनों मिल जाएगा तो भी इम्पीडेंस आएगा Z। समझ गए बेटा? तो इसको आप लोग 1 2 बार 3 बार देखिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।